Giant friends, welcome to this short and precise session of Contemporary Thrust, which is powered by Growthmart UPSC. I am ध्रुव जानी। आज हम लोग सुरक्षा के एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे और सुरक्षा में यह मुद्दा जो है वह आंतरिक सुरक्षा का है, यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी का। इस चर्चा का जो आधार है वो एक हालिया समाचार है और कुछ समाचार ऐसे है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 5 नई बटालियन सीआरपीएफ की उसको छत्तीसगढ़ में डिप्लॉय करने का जो निर्णय था उसको बहाली दे दी है, उसको मान्यता प्रदान कर दी है। तो अब नई 5 बटालियन है छत्तीसगढ़ के पूरे इलाके में और डिप्लॉय होगी। हालांकि वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर को 7 बटालियन देने का अनुरोध किया था, मगर केंद्र की तरफ से 5 की जो अनुमति है वो दे दी गई है। देखिए, ये 5 बटालियन है, कोई छोटी बात नहीं है। एक बटालियन में एक कमांडेंट होता है जो कि एक कमांडिंग ऑफिसर होता है और 7 कंपनियां होती है सीआरपीएफ की और प्रत्येक कंपनी में 135 जवान होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर एक बटालियन में 950 जवान होंगे। इसी 5 डिप्लॉय करनी है, यानी कि नियर अबाउट 5000 पर्सनल्स आर टू बी डिप्लॉयड टू काउंटर अटैक नक्सलिज्म, टू काउंटर अटैक माओइज्म। देखिए, नक्सलिज्म और माओइज्म टेक्निकली थोड़े भिन्न है, मगर एक दूसरे के सिंपथाइजर है और एक दूसरे के नाम का जो प्रयोग है वो हम लोग रसपरस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग यह आंतरिक सुरक्षा की जो बड़ी चुनौती है, जो वामपंथ है, जिसे लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वामपंथ के जो उद्भव है उनके कारण के बारे में जानेंगे और इस समस्या से जुड़े कुछ तथ्य है उसकी भी बात करेंगे। देखते हैं, सबसे प्रथम हम लोग यह जो हमारे आधार समाचार है उसका एक फोटोग्राफ देखेंगे। यह द प्रिंट नामक एक मीडिया हाउस है, वहाँ उसकी कर्टसी है यह समाचार, द प्रिंट, जिसके तहत सीआरपीएफ टू टारगेट नक्सल स्ट्रॉन्गहोल्ड्स इन छत्तीसगढ़ डिप्लॉय 5 न्यू बटालियंस इन सुकमा एंड बीजापुर। सुकमा और बीजापुर मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है और लगभग साउथ छत्तीसगढ़ में स्थित है। देखेंगे आगे यह पूरे की पूरी जो परिस्थिति है वो क्या है। यह एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज है, नक्सलाइट एरिया की है, जहां सीआरपीएफ के बंदे जो है वे कुछ जांच बहाली कर रहे हैं। देखिए, अगर वामपंथ की बात करें तो वामपंथ का जो शब्द का जो उद्भव है, वामपंथ यानी कि पहले तो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में उसे लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स कहा जाता है। 2 प्रकार की पॉलिटिक्स होती है, एक राइट विंग होती है जो मेन स्ट्रीम होती है और दूसरी होती है लेफ्ट विंग, जो कि आमतौर पर आज के समय पर कम्युनिज्म से प्रभावित होती है। दूसरी बात, यह पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसका जो उद्भव है वह फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय हुआ था फ्रांस में, इन द ईयर ऑफ 1780s, या आप कह लीजिए इन द ईयर ऑफ 1790s। ऐसा होता था कि जो राजा होता था वह राजा के जो सिंपथाइजर होते थे, राजा के सहभागी होते थे या उनके समर्थक होते थे, वे लोग राइट साइड पर बैठते थे या आप कह लीजिए दाईं साइड पर बैठते थे और राजा को समर्थन देते थे। वहीं जो बाईं साइड पर बैठने वाले होते थे, बाईं बाजू पर बैठने वाले, वे लोग राजा के ओपोजिशन में बैठते थे, वे राजाओं की नीतियों के विरोधी होते थे। तो यहाँ से जो राइट साइड बैठने वाले लोग थे वे लेफ्ट पे बैठने वाले लोगों को लेफ्टिस्ट कहना शुरू कर दिए और यहाँ से यह जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसका उद्भव हुआ। फिर आगे इन द स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि 20th सेंचुरी के बहुत ही पहले के वर्षों में लेफ्ट विंग और राइट विंग का जो उपयोग है वो एक राजनीतिक विचारधारा के आधार पर होने लगा, राजनीतिक विचारधारा को डिफ्रेंशिएट करने के लिए होने लगा। ठीक है, अब तक क्या होता था, इट वॉज नॉट यूज्ड एज अ नेम ऑफ आइडियोलॉजी, इट वॉज नॉट यूज्ड एज अ नेम ऑफ a propaganda, मगर फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी इट वॉज यूज्ड एज अ नेम ऑफ आइडियोलॉजी, कि भाई आप लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले हो, आप राइटिस्ट आइडियोलॉजी वाले हो। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो लेफ्टिस्ट होते हैं वे मार्जिनली रहे हैं, वे लोग मेन फ्रेम गवर्नमेंट में कभी आ नहीं सके हैं, क्योंकि उन लोगों की जो नीतियां हैं वे थोड़ी ऐसी है जो सीमितताएं पैदा करती है। तो यहाँ से पूरा उद्भव हुआ, यह हमें याद रखना है।
लेफ्ट विंग, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और अगर प्रिसाइसली हम साल की बात करें तो 789। ठीक है, राजा एक बाजू राजा के सिंपथाइजर जो राइट साइड पर बैठते थे, और एक बाजू राजा के विरोधी जो लेफ्ट बाजू बैठते थे, वहां से हल्ला मचाते थे, राजा और राजा की नीतियों को प्रश्न करते थे। देखिए यहां भी हमें दिख रहा है कि यहाँ राजा बैठे हैं और उसका जो लेफ्ट हैंड है, यानी कि ये बाजू जो है पूरी की पूरी, ये बाजू पूरी की पूरी विरोधियों की है, दे आर लेफ्टिस्ट, और आप देख सकते हो कैसे हल्ला मचा रहे हैं राजा के कोर्ट में। वहीं जो इस साइड जो बैठे हैं, ये सब जो बैठे हैं, ये तो कोई दृश्यमान नहीं है राइट हैंड साइड पर, मगर ये जो एक महानुभाव दृश्यमान है वो प्रोबेबली राजा के सिंपथाइजर होंगे, उनके सहयोगी होंगे। तो यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट जो है उसका जन्म हुआ। देखते हैं आगे। अब भारत के अगर संदर्भ में देखें तो भारत के संदर्भ में जो नक्सलिज्म है, जो आज के समय लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स का भाग है, ठीक है, तो उसकी शुरुआत हुई और यह वर्ष था 1967। और मैं एक बात आपको बता दूं, इट वाज अ प्रोटेस्ट ऑफ पीजेंट्स, यह फार्मर्स का प्रोटेस्ट था, और धीरे धीरे यह एक हिंसक मूवमेंट में, एक हिंसक एजिटेशन में तब्दील हो गया और आज दिन तक चलता रहा। आज जब हम बात कर रहे हैं तो नक्सलिज्म को शुरू हुए 53 ईयर्स हो चुके हैं, 53 ईयर्स has been completed, still it's going on, though right now it's a low level insurgency but it's still present। और हमारे सरकारी तंत्र को जो है खराब कर रहा है, सरकारी गतिविधियों में बाधा डाल रहा है। और इसका जो उद्भव है वह नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिले में एक नक्सलबारी नामक गांव है। यहाँ आपको दृश्यमान है, यह पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल है, तो यहाँ कहीं आया, यहाँ से उद्भव हुआ था। और यह फार्मर्स का प्रोटेस्ट था, फार्मर लोग अपने हकों के लिए सिर्फ सरकारी नीतियों का विरोध कर रहे थे। यहाँ से इस पूरे आंदोलन ने एक मोमेंटम गेन किया और पूरे भारत में फैल गया। और यह मोमेंटम गेन करने के भी कारण है, हालांकि आज हमें उसमें नहीं जाना है वरना हमारा विषयांतर हो सकता है, मगर उसमें भी कई एक्सटर्नल पावर्स थे जो रोल प्ले कर रहे थे, और उन्हीं के प्रभाव से यह पूरी की पूरी मूवमेंट को बहुत ज़्यादा मोमेंटम मिला। देखते हैं आगे। आज परिस्थिति ये है, यहां से उद्भव हुआ, आज पूरे पूर्वीय भारत में फैला हुआ है, इंक्लूडिंग द स्टेट्स ऑफ ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड मेनी मोर। और एक बात यह, जो नक्सलिज्म है यह यहाँ तक सीमित है भारत के मेन लैंडफॉर्म में, मगर अगर हम उत्तर पूर्व के राज्य में जाए तो वहाँ एक अलगाववाद की स्थिति है। यहाँ भी एक प्रकार की इंसर्जेंसी जो है वो निरंतर चल रही है। देखिए, दिस आर द अटैक्स which are done by Naxalites targeting our CRPF personnels। बहुत ही खराब रूप में यह पूरी इंसर्जेंसी चल रही है, और इसको टैकल करने के लिए हमारे CRPF के जवान जो है वे सदा कार्यरत रहते हैं। और हमारे पास कुछ तथ्य है, उन तथ्यों के मुताबिक अगर कैजुअलिटीज की बात की जाए तो एक बाजू हम लोग मिलिट्री पर्सोनल लिख देते हैं और दूसरी बाजू मिलिशिया। ठीक है, ये हमारे लोग हैं जो हमारी रक्षा करने के लिए है, और ये लोग जो है वे सामने से हिंसक वार करते हैं, ये लोग झगड़ाखोर है। देखिए, तो कैजुअलिटीज की बात करें तो सिंस 1997 के बाद देखेंगे तो हमारे टोटल सिक्योरिटी पर्सोनल 3400 की मृत्यु हो गई है, 3400 प्लस हम लोग कह सकते हैं। और वहीं जो हमारे नक्सलाइट्स है उनमें मृत्यु का जो आंक है वो 4000 प्लस है। ये सिंस
97 की बात है। 1997 के बाद जो परिस्थिति है उसके संदर्भ में हम लोग यह बात कर रहे हैं। अगर टोटल सिविलियंस की बात करें, टोटल सिविलियंस 1997 के बाद 8,000 प्लस सिविलियंस की मृत्यु हो चुकी है ऑलरेडी। और वहीं जो ओवरऑल किलिंग की बात करें, इंक्लूडिंग सिविलियंस, इंक्लूडिंग मिलिट्री पर्सनल या इंक्लूडिंग मिलिशिया या नक्सलाइट कह लीजिए आप, तो टोटल देयर आर 14,000 प्लस कैजुअलिटीज विच आर ऑलरेडी हैपेंड। तो आतंकवाद की अगर हम बात करें जो पाकिस्तान प्रेरित है, तो उसके बारे में तो हम लोग समझ सकते हैं कि वो बाहर के देश से प्रेरणा लेता है। बाहर के देश वाले अशांति का माहौल हमारे देश में चाहते हैं, मगर जब इन आंकड़ों पर हमारी नजर जाए तो हमें लगता है कि बाहर की समस्या से बड़ी समस्या तो हमारे अंदर ही है। और आज के समय तो एकदम यह इंसर्जेंसी का बहुत ही लो लेवल है, बहुत ही मॉडरेट है। मगर 1980s में एक समय ऐसा था कि पूरा जो पूर्वीय भारत है वो पैरालिसिस था, उसमें कहीं पर सरकारी तंत्र जो है वो कार्यरत नहीं था। सरकारी कचहरियों पर ये लोग जो थे उन लोगों ने कब्जा कर लिया था और पूरे प्रदेश में एक राजकीय अराजकता फैली हुई थी। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आवर गवर्नमेंट हैज बीन पार्शियली सक्सीडेड टू टैकल दिस होल प्रॉब्लम। मगर फिर भी आज के समय भी प्रॉब्लम तो है ही, थोड़ा कम मात्रा में है, मगर समस्या तो है ही। और किसी भी समय यह समस्या जो है वो बढ़ सकती है, वो भी एक स्वाभाविक बात है। अगर नंबर ऑफ पर्सनल्स की बात करें दोनों साइडों से, तो कोई खास फर्क नहीं है। हमारी बाजू से मिलिट्री पर्सनल की बात करें तो देयर आर ओनली 80,000 प्लस जवान से सीआरपीएफ के जो वहां तैनात है नक्सल अफेक्टेड एरियाज में। और वहीं मिलिशिया की बात करें तो देयर आर टोटल 125,000 प्लस, यानी कि 1,25,000 से अधिक ये मिलिशिया है। और इसमें मेनली ट्राइबल लोग हैं, दे आर मेनली ट्राइबल्स। क्योंकि अगर इसके कारणों की बात करें, नक्सलिज्म या वामपंथी के उद्भव के कारणों की बात करें, तो उसमें भी हमें उस मूल में भी हमें ट्राइबल्स या जनजाति जो है वो दिखती है। क्योंकि इस जनजातियों के साथ अन्याय हुआ है, इस जनजातियों के हक जो है वे छीने गए हैं, तो वही हक को प्राप्त करने के लिए ये लोगों ने हथियार उठा लिए हैं। और इन लोगों को फंडिंग और इन लोगों को जो एजिस्टेंस है कोई भी प्रकार का, चाहे वो आर्थिक हो या जो है फिजिकल हो, वो बाह्य ताकतों से मिलता आया है, जिसमें चाइना और पाकिस्तान सर्वप्रथम कक्षा में है। प्रायर टू द एमरजेंस ऑफ बांग्लादेश इट वाज ईस्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही सरल था वेस्ट बंगाल के रास्ते से भारत में अशांति को घुसाना, और वो उसमें महदअंश तक कामयाब भी रहा, वो भी हम लोग कह सकते हैं। चाइना भी ऐसा है। चाइना इज एक्चुअली ट्रिगरिंग द मूवमेंट ऑफ सेपरेटिज्म इन नॉर्थ ईस्ट। जो नॉर्थ ईस्ट के जो ऐसे गुट है, वामपंथी गुट, जो अपने लिए अलग क्षेत्र का, अलग राज्य का, अलग देश की मांग कर रहे हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इन लोगों को फंड कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं चाइना वाले, ताकि हमारे उत्तर पूर्व में शांति बनी रहे। देखते हैं आगे, फिर से हमारा जो लेक्चर है वो कंटिन्यू करते हैं। देखिए, छिन्न भिन्न करने वाले हमले ही किए जाते हैं उन नक्सलवादियों के द्वारा, और ये सब छत्तीसगढ़ या आप कह लीजिए मध्य पूर्व भारत की कोई जगह होगी जहां ये लोग फले फूले हैं और अपने ऑपरेशंस जो है वे करते रहते हैं। इन लोगों का आम आदमी के साथ कोई लेना देना नहीं है, आतंकवादी जैसा नहीं है जिसको देखा उसको मार देंगे। मगर ये लोग जो है वे टारगेट करते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स, पंचायत हो, गवर्नमेंट अस्पताल हो, या जो है गवर्नमेंट की साला हो, गवर्नमेंट की कचहरी हो, डीएम की कचहरी हो,
तो ये लोग घेर लेंगे, उसको तोड़-फोड़ देंगे, उसको जला डालेंगे, आगजनी कर देंगे। सो बेसिकली दे आर फाइटिंग टुवर्ड्स गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट वर्सेस नक्सलिज्म का नेक्सस है। देखिए हमारे पास कई तस्वीरें हैं जो नक्सलिज्म की गंभीरता को बयां करती है। देखिए पूरा का पूरा रोड जो है वो हमले से खत्म हो गया है और ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, सामने भी एक बड़ा सा वाहन है, सबको छिन्न भिन्न कर दिया। ये लोग आईडी लगाते हैं और आईडी ब्लास्ट करते हैं और कई बार नक्सलों के द्वारा हमारे जो सुरक्षा बल है वो सुरक्षा बलों को भी टारगेट किया जाता है, उन लोगों के ऊपर भी हमला किया जाता है और कई हमले हुए हैं। इट्स लाइक द अटैक्स आर हैपनिंग इन कश्मीर फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड। जिसे मैंने बताया कि वो तो पाकिस्तान में है, तो एक बार हम लोग समझ भी सकते हैं कि चलो ठीक है बाहर का कोई है, मगर यहाँ हमारे घर में ही, हमारे अंदर ही ये परिस्थिति है और ये लोग दिमक की तरह हमारे पूरे देश को खा रहे हैं। तो एक्चुअली दिस इज द डर्टी वॉर ऑफ इंडिया। और डर्टी वॉर इज नॉट विथ पाकिस्तान और विथ चाइना, इट इज विथ अस। हमें अपने ही अंदर से जो बुराइयां है वह साफ करनी है। और मैं तो हमारे गृह मंत्री को अनुरोध भी करूंगा कि आपका जो स्वच्छता का आंदोलन है वो नक्सल अफेक्टेड एरिया में चलाइए। वहां आपका एक कदम स्वच्छता की ओर पूरे भारत के लिए बेहतर रहेगा, पूरे भारत के लिए अच्छा रहेगा। देखिए अब हमारे पास एक मैप है जिसमें इंडियाज माओइस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऐसा हमें हेडिंग भी दिया गया है, क्रैकडाउन ऑन माओइस्ट रिबल्स दैट लेड टू राइज इन अ नंबर ऑफ कैजुअल्टी इन कंट्रीज ट्राइबल एरिया। ये सब ट्राइबल एरियाज है। हियर आर द रीजन्स दैट आर मोस्ट अफेक्टेड। देखिए कई राज्यों में फैला हुआ है, महाराष्ट्र को भी नहीं छोड़ा। यहाँ इसकी डिग्री दी गई है, लाल कलर हाईली अफेक्टेड, येलो वाला मॉडरेटली है मगर हल्का सा है, और जो ग्रीन है वहाँ कुछ इंस्टेंस रहते हैं, ऐसे कोई परमानेंट जो है कोई वार सिचुएशन नहीं रहती है, मगर कई बार हमले होते रहते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो कुल 60 ऐसे जिले हैं आज के भारत में, 60 डिस्ट्रिक्ट्स विच आर अफेक्टेड। 60 ऐसे जिले हैं जो आज के समय असरग्रस्त है, नक्सल से कम कर दिए गए हैं सरकार के द्वारा या सरकारी नीतियों के द्वारा। सिर्फ बल का प्रयोग नहीं होता, ये मैं बात आपको बता दूं, इस समस्या के सामने लड़ने के लिए सरकार साम दाम दंड भेद की नीति अपनाती है। सिर्फ बल काफी नहीं है, इन लोगों को समझाया भी जाता है, इन लोगों को कोई आर्थिक जो है काम धंधा भी दिया जाता है, इन लोगों को समर्पण की जो है राह भी दिखाई जाती है, इन लोगों की सजा माफी भी की जाती है। तो देयर आर मल्टीपल अप्रोचेस फॉर टैकलिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। देखिए अगर स्टेट वाइज की बात करें तो सबसे प्रथम जो बिहार है, वह बिहार में 5 जिलों में नक्सलिज्म बहुत ही अच्छी मात्रा में है, बड़ी मात्रा में है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में 8 जिलों में, झारखंड में 14 जिलों में, कुल 30 है, उसमें से 14 जिले जो है वे नक्सल अफेक्टेड है। उड़ीसा में हमने बात की 5 जिले हैं बिहार की जैसे ही। उसके बाद आगे अगर हम आए तो मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में 8 जिले हैं जो कि नक्सल प्रभावित है। आंध्र प्रदेश में 13 में से 10 जिले हैं जो कि नक्सलिज्म से प्रभावित है और वहां फ्रीक्वेंटली हमले जो है वे होते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में भी 10 जिले ऐसे हैं जो कि नक्सल प्रभावित है और वहां हम रेड देख सकते हैं। और आज के समाचार का जो आधार है वो भी छत्तीसगढ़ ही है, छत्तीसगढ़ का सुकमा, या आप कह लीजिए बस्तर, ये सब जिले अत्यंत प्रभावित है, गंभीर रूप से प्रभावित है। और वहां आज के समय जो सरकार है वो दरअसल पैरालिसिस में है, सरकारी तंत्र जो है वो एफिशिएंटली वहां काम नहीं कर सकता। और इसके कारणों की अगर हम बात करें कि इसका उद्भव है, उसका कारण क्या है, तो कई सारे कारण हैं, मगर मुख्य कारण में पहले तो इन लोगों के
हकों को छीनना सरकार के द्वारा। कैसे? आर्थिक नीतियों को लागू करना, भूमि अधिग्रहण को लागू करना। अब ये जो एरिया है, पूरा ट्राइबल एरिया है, वहां हमें धातु के भंडार मिले हैं, तो धातु के भंडार मिले तो स्वाभाविक रूप से सरकारें जो है उसके हित रहेंगे। यहाँ ये जमीन जो है वो सरकार के द्वारा इसके ऊपर खनन कार्य करवाए जाएंगे, तो यहाँ रहते लोगों को बाहर भेजना पड़ेगा, किसी और जगह प्रस्थापित करना पड़ेगा, उसको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। एलपीजी जो लागू किया गया, इसमें भी इन लोगों के जो कुछ हित है वे वायोलेट हो रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि हमारे जो संविधान की 5वीं सूची है जो शेड्यूल्ड एरियाज की बात करती है, तो उसको लेकर भी सरकार का जो स्टैंड है वो थोड़ा निंदनीय है। ठीक है, तो कई सारे कारण है जिस कारण की वजह से इन लोगों ने अपने हकों को पुनः प्राप्त करने के लिए हथियार उठाए हैं और सरकार के सामने विद्रोह कर दिया है, और विद्रोह आज दिन तक चल रहा है। ठीक है, तो इस पूरे लेख में हमने कई सारी बातें देखी इंटरनल सिक्योरिटी के संदर्भ में। जो सबसे बड़ा लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स है और उससे जो प्रेरित जो वायलेंट एक्टिविटीज है उसकी भी बात की, उसके कारणों की भी चर्चा की। हालांकि कारणों की विस्तृत चर्चा करना यहाँ मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक समर्पित उपाख्यान की जरूरत होगी और कुछ समय भी हमें लगेगा। तो बेटर यह रहेगा कि हाइपोथेसिस में जब हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे होंगे तब विस्तार पूर्वक वहां उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ हमारे पास समय संसाधनों की कमी है। कुछ तथ्य देखे, कुछ आंकड़े देखे, जिसके मुताबिक हमें पता चले कि यह जो पूरी की पूरी समस्या है वो कितनी गंभीर है। और हमने कंक्लूड भी किया कि पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद, चलो एक बार मान भी लेते हैं कि हो रहा है तो ठीक है, हो रहा है, मगर यह जो हमारे ही घर में जो इतनी बड़ी समस्या है जो हमारी सरकार के सामने लड़ रहे हैं और हमारे सरकारी एस्टेब्लिशमेंट को, हमारे मिलिट्री पर्सनल्स को टारगेट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि सरकार को ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित ही कदम उठाने होंगे। और ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं उठा रही है, सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिसके ऊपर भी जो है हम चर्चा कर सकते हैं। उसके लिए भी एक समर्पित उपाख्यान की आवश्यकता है। तो बेटर यही रहेगा कि हम लोग हाइपोथेसिस में यह पूरा जो पोर्शन है वो अच्छे से कंप्लीट करें, वहाँ अच्छे से पढ़ाई करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली बार मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, अगले अभ्यास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।